तो माय डियर ब्रदर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफी अच्छा से चल रहा होगा। वेल, मैं वीडियो पे आज नहीं आऊंगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां आऊंगा, क्योंकि हमारी तबीयत खराब थी और अभी अभी हम ठीक हुए हैं। इसलिए आपकी क्लासेस डिले हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। ओके, वेल कोई बात नहीं। हम लोग शुभ शुभ भगवान का नाम लेते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कर्व का। ठीक है, कर्व का आइडिया आपको देता हूं। देखिए, कर्व कैसा होता है। लेट्स सपोज, देखिए एक ऐसा ऐसा कुछ है, तो इसी को हम कर्व बोलते हैं। तो इसका क्या प्रॉपर्टीज है? तो इसका प्रॉपर्टी ये होगा ना कि ये जो कर्व है कोई एक सर्कल का हिस्सा है, तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा और इसका अपना कहीं ना कहीं एक रेडियस भी होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी। तो लेट्स सपोज दिस इज योर रेडियस आर एंड दिस इज सेंटर ऑफ द कर्व। ठीक है, नाउ कर्व में बेसिकली दो पॉइंट्स होते हैं। एक तो यहाँ पे एक पॉइंट आप देख पा रहे हो, एक पॉइंट आप इधर देख पा रहे हो। अब ये दोनों पॉइंट क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूं, इमेजिन करना। देखो, मान लो रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहीं से स्ट्रेट रोड आ रही है। ठीक है, अब रोड इधर आ गई, इस तरफ। मतलब आपको क्या करना है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आनी है। मतलब डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है ना, दिशा आपका चेंज हो रहा है। पहले आपका दिशा ऐसा जा रहा था, अब आपका डायरेक्शन जो है ऐसा हो गया। तो ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे। ठीक है, अब वो कर्व इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ेगा। तो ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्या है, देखिए पहले से स्ट्रेट लाइन होते हुए आ रहा है, फिर यहां से कर्व चालू हुआ ऐसा, फिर यहां पे जाके खत्म हुआ, फिर यहां से स्ट्रेट लाइन रोड चला गया। तो ये जो पहला वाला पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व। पॉइंट ऑफ कर्व। और ये जो पॉइंट होती है ना, सेकेंड वाली, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ध्यान रहेगा। ठीक है, ये पहला दूसरा पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ कर्व से एक पॉइंट ऑफ कर्व जहां पर है, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से भी एक टेंजेंट आप ड्रॉ करिए। एक मिनट। लेट्स सपोज ये वो टेंजेंट है जो आपने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ड्रॉ किया। ठीक है, ये दूसरा वाला टेंजेंट। इन दोनों के इंटरसेक्शन के बीच का जो एंगल होगा ना, इसी को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा। डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ कर्व। डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ कर्व। कर्व की जरूरत क्यों पड़ती है रोड पे? जब आपको डायरेक्शन चेंज करना हो, है ना, तब हमें कर्व की जरूरत पड़ती है। तो ये एंगल हो गया डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ कर्व। यही डेल्टा बराबर यहां पर होता है, सेम डेल्टा, एंगल सबटेंडेड बिटवीन बाई टू रेडियस। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कर्व को लेके जो एंगल सबटेंडेड होती है, दैट इज योर डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा। सेम एंगल यहां पर भी होगा। ये जो कर्व है, जो मैंने आपको यहां पे समझाया, इट इज ए सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व जो कि हमारे सिलेबस में है, सर्कुलर कर्व। इसके बारे में ही पढ़ना होता है। और भी बहुत तरह के कर्व होते हैं, जैसे कंपाउंड कर्व होता है। जैसे यहाँ पे एक रेडियस का मैंने कर्व बनाया, अगर मान लीजिए किसी केस में आप दो अलग अलग रेडियस के कर्व बना रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ कुछ हिस्से में यहां तक में रेडियस R1 और यहां से यहां तक में रेडियस R2। मतलब ये वाला जो पोर्शन है एक अलग रेडियस का है और नेक्स्ट वाला पोर्शन अलग रेडियस का है। ये R1 रेडियस का है, मान लीजिए ये R2 रेडियस का है। तो दो अलग अलग रेडियस का कर्व जोड़ के आपने एक कर्व बनाया, तो इसलिए इसे कंपाउंड कर्व बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग वाली रेडियस का हो गया। फिर और एक होती है रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व मतलब एक ऐसा जा रहे हैं फिर ऐसा आ गए, तो दिस इज ए टाइप ऑफ रिवर्स कर्व। मतलब जिसमें कर्वेचर की कर्वेचर रिवर्स हो जाता है आपका। समझ में आ रहा है? तो ये होती है रिवर्स कर्व। फिर आपको देखने को मिलता है ट्रांजिशन कर्व, जो कि आप रोड में तो देखते ही हो, खास करके ट्रांजिशन कर्व जो कि हाईवे में पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, बट हमारा यहाँ पे जो मेन फोकस है वो रहेगा किसके ऊपर? सिंपल सर्कुलर कर्व के ऊपर। तो ये चीजें मैं आपको सिंपल सर्कुलर कर्व का बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे जो दो टेंजेंट हमने, अच्छा, ये जो पॉइंट है जहां पे ये दो टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल देंगे इसको, है ना।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह दिया जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ कर्व कैसा है, आप इधर से आए, यूं करके यूं जा रहे हैं और इधर से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो टेंजेंट है कौन सा, अभी जहां पे ग्रीन मैंने मार्किंग किया, ये देखो डायरेक्शन ऑफ कर्व के साथ है। अगर यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप ऐसे देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ कर्व के साथ है, तो इस वाले टेंजेंट को फॉरवर्ड टेंजेंट कहा जाता है, फॉरवर्ड टेंजेंट। नाउ ये वाला जो टेंजेंट होगा इसको बोल देंगे बैकवर्ड टेंजेंट। समझ में आ रहा है, बैकवर्ड टेंजेंट। तो ये लेंथ ऑफ फॉरवर्ड टेंजेंट बैकवर्ड टेंजेंट हमको निकालना होता है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करनी होती है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको अभी आइडिया दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, घबराने का जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो को देखते रहिए। एक चीज और बताता हूँ, देखिए ये जो पॉइंट ऑफ कर्व था और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इन दोनों के बीच एकदम एक स्ट्रेट लाइन से मैं अगर कनेक्ट कर दूं तो ये हो जाएगी कॉर्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसे बोलेंगे कॉर्ड, और ये सबसे लंबा कॉर्ड होगा तो ये हो जाती है एक लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। तो इसका भी लेंथ हमको निकालना पड़ता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कर्व का। अब चलिए इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह निकालने का कोशिश करते हैं। डायग्राम कैसे बनाता हूं आप वो भी देख लीजिए। ये देखो सबसे पहले मैंने बैकवर्ड टेंजेंट बना दिया, ठीक है, ये बैकवर्ड टेंजेंट बन गया। यहीं से मैं फॉरवर्ड टेंजेंट को भी बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना दीजिए, पहले ये डायग्राम बनाने का तरीका है, ठीक है। यहीं से मैं फॉरवर्ड टेंजेंट को भी बना दिया। अब वो मुझे एक कर्व बनानी है, तो लेट्स सपोज ये पॉइंट मैंने एक सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो यहां से यहां तक स्ट्रेट था, अब यहां से कर्व बनेगी। ये पॉइंट से मैंने कर्व यूं बनाना चालू की और यूं इस तरह से बना दिया, तो यहां पे ये पॉइंट दूसरा आ गया। तो ये जो पहला पॉइंट आया, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे आपको मालूम है, पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ कर्व। जहां पे ये बैकवर्ड टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर इसे वर्टेक्स भी बोला जाता है, वी वर्टेक्स पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। और ये एंगल जो है डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा, ठीक है। नाउ ये कर्व का अपना एक सेंटर होगा, लेट्स सपोज यहां पर कहीं पे इस कर्व का सेंटर है, और तो इसका रेडियस अब दिखा दो, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्व आर, और इस सेंटर को हम कह देते हैं ओ, एंड रेडियस ऑफ कर्व इज आर, ठीक है। एक इस तरह का मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर देता हूं यहां पे। तो ये जो एंगल होगी इन दोनों के बीच में, ये भी होगी टोटल, टोटल कितना होगी, टोटल होगी डेल्टा, ये बात तो कंफर्म है, जितना वहां पे डिफ्लेक्शन एंगल। बट अगर आधा आधा एंगल आप देखोगे, मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये डेल्टा बाई टू और ये भी डेल्टा बाई टू, ऐसा होना चाहिए। ये वर्टिकल लाइन आपको कुछ यूं ड्रॉप करनी है, ये हमेशा ऐसा ही आएगा, ठीक है, ये हमेशा ऐसा ही आएगा। अब एक चीज और देखिए, जो लॉन्ग कॉर्ड वाला मैंने सिस्टम आपको बताया था, लॉन्ग कॉर्ड, वो आप क्या करिए, यहां से एक लॉन्ग कॉर्ड आप बनाएंगे, ठीक है, एक लॉन्ग कॉर्ड बनाएंगे, ये बना दिया एक लॉन्ग कॉर्ड। अब देखो ये जो टोटल एंगल था इन दोनों लाइन के बीच में, ये बताओ, ये वाला टेंजेंट और ये वाला लाइन, इनके बीच में जो टोटल एंगल है, ये भी तो डेल्टा होगा, ये भी डेल्टा होगा। अगर ये डेल्टा होगा तो इस तरफ देखना, तो मैं क्या ये कर लिख सकता हूं कि यहां इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये वाला हिस्सा, इसे मैं डेल्टा बाई टू लिखूंगा। सिमिलरली आपका ये दोनों हिस्सा, ये एंगल, ये भी हो जाएगा आपका डेल्टा बाई टू, इस तरह से यहाँ पे आधा आधा हो जाएगा। देखो पूरा ज्योमेट्री है, समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से एंगल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ कर्व हो गया, दिस इज योर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है।
r इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व। लेट्स सपोज ये जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल लाइन जो है, ये जो लॉन्ग कॉर्ड, दिस इज योर लॉन्ग कॉर्ड, इसको मैं लॉन्ग कॉर्ड कह देता हूं, लॉन्ग कॉर्ड। इसको जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज डी। कर्व से जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज सी। ऊपर वाला पॉइंट वी तो वर्टेक्स हो ही गया। पॉइंट ऑफ कर्व का एक नाम दे देते हैं T1, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का एक नाम दे देते हैं T2 पॉइंट। ठीक है, नाउ अब और एक पॉइंट होता है, और एक चीज बोलते हैं हम जिसको, लेट्स सपोज ये वाला जो पॉइंट है ए, ठीक है, ये ए पॉइंट क्या है? ओरिजिन पॉइंट। मतलब जब आप कर्व ड्रॉ मतलब कर्व प्लॉट करने के लिए सर्वे जो करेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, तो वो जो स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन है ना, जहां से आप स्टार्ट करते हुए आओगे पॉइंट ऑफ कर्व तक, फिर जहां से कर्व शुरू होगी, तो बेसिकली दैट पॉइंट इज योर ओरिजिन पॉइंट, जहां से आपने सर्वे स्टार्ट किया है। यहां से आपने सर्वे स्टार्ट किया है कर्व प्लॉटिंग के लिए, तो इसे हम बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट पे चेनेज हमेशा हम जीरो कंसिडर करते हैं। रेफरेंस चेनेज इक्वल टू जीरो, ये जनरल एजम्पशन है, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ओरिजिन पॉइंट पे भी कुछ आपको चेनेज दे दिया है पहले से, तो आपको वही वाला चेनेज कंसिडर करके चलना होगा। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो हम जीरो चेनेज ओरिजिन पॉइंट पे कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीजों को आप ध्यान रखिएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे पॉइंट ए था ओरिजिन पॉइंट, उसी तरह एंडिंग ऑफ कर्व, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं बी, एंड पॉइंट, एंड ऑफ एंड पॉइंट, है ना, ओरिजिन पॉइंट एंड पॉइंट। कर्व तो आपका T2 पे ही खत्म हो गया, ये बस सर्वे खत्म हो रहा है पॉइंट बी के ऊपर। ए से सर्वे स्टार्ट हुआ, T1 से कर्व स्टार्ट हुआ, T2 पे कर्व खत्म हुआ, बी पे सर्वे खत्म हुआ। समझ में आ रहा है ये सारा पॉइंट वगैरह। और ये जो टेंजेंट है, ये हो जाएगा बैकवर्ड टेंजेंट, बैकवर्ड टेंजेंट। और ई वाला जो टेंजेंट है, फॉरवर्ड टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट। ये डायग्राम समझ में आया आपको? ठीक है, तो बैकवर्ड टेंजेंट क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन VT1, फॉरवर्ड टेंजेंट VT2। तो ये लेंथ हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं लेंथ को निकाल लिया जाए, VT1 और VT2 का लेंथ निकाल लिया जाए। कैसे निकालेंगे? देखो बड़ा सिंपल है, आप क्या कंसिडर करना, ये आधा वाला पोर्शन कंसिडर करो, मतलब VT1 और O, VT1O, ये जो आधा पोर्शन है इसको कंसिडर कर लिया जाए। चलो देखते हैं, ये पूरा मैं आपको निकालना सिखा देता हूं। ठीक है, अब देखिए, पहला लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये फिर ऐसे बीच में है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये पॉइंट हो गया आपका O, ये आपका हो गया रेडियस, ये हो गया आपका T1 वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका V वाला पॉइंट, फिर ये पॉइंट आपका D वाला हो गया, यहां से ऐसे गया ना, देखो ये पॉइंट D हो गया। मेन डायग्राम में देखना, तो ये एंगल अपने को मालूम है कितना होता है, Δ/2। ये एंगल भी मालूम है कितना होता है, सेम Δ/2। देखो डायग्राम में, देखो मेन डायग्राम में। ठीक है, ये एंगल दोनों Δ/2। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल है, बस ट्राइंगल को सॉल्व करके हम लिख लेंगे आराम से। तो ये बताओ, ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो T1D इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, R साइन Δ/2 लिख सकता हूं। T1D को देखिए, R साइन Δ/2, R cos Δ/2 क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूं R cos Δ/2, तो ये हो जाएगा आपका DO। देखो ये यहां से यहां तक का लेंथ R cos Δ/2 हो जाएगा, ये वाला R cos Δ/2। लेकिन हमको लिखना क्या है, T1D हमने लिखा सबसे पहले, तो वो लिख लिया कितना, R sin Δ/2। ठीक है, अब देखिए बड़ा सिंपल है दोस्त, एक बेसिक कैलकुलेशन है। ओके, अब हमको बेसिकली निकालना क्या है, हमको बेसिकली निकालना है ये टेंजेंट का लेंथ। तो ऊपर वाले ट्रायंगल पे चलेंगे, पहले नीचे नीचे वाला ट्रायंगल जो है उस पे एनालिसिस करके T1D का वैल्यू निकाला,
अब ऊपर वाले ट्रायंगल पे चलते हैं, और ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए अगर मैं cos डेल्टा बाई 2 लिखूं तो क्या होगा? cos डेल्टा बाई 2 बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। sin डेल्टा बाई 2 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos का वैल्यू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इक्वल टू कितना है? T1D है, देखो जरा। और हाइपोटेनस क्या है? T1V है। हाँ, यही है। तो यहां से T1V इक्वल टू क्या हो जा रहा है? T1D बटा cos डेल्टा बाई 2। तो T1D का वैल्यू पहले निकाल लिया आप लोगों ने बाबू, R sin डेल्टा बाई 2 बाई cos डेल्टा बाई 2 का हो गया sin बटा cos 10। तो VT1 इक्वल टू R tan डेल्टा बाई 2। समझ में आ रहा है? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, और क्या फॉर्मूला बना उसका? R tan डेल्टा बाई 2। तो ये तो आपका बन गया किसका? फॉरवर्ड टेंजेंट का, सॉरी बैकवर्ड टेंजेंट का, VT1। तो VT1 बराबर होगा VT2 का हमेशा। लेंथ ऑफ फॉरवर्ड टेंजेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बैकवर्ड टेंजेंट इन केस ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। कंफर्म है? तो दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा? R tan डेल्टा बाई 2। तो इसको निकालने के लिए आपको कौन सा वैल्यू चाहिए? दो ही वैल्यू चाहिए, रेडियस ऑफ कर्व का वैल्यू चाहिए और डिफ्लेक्शन एंगल कितना है उस कर्व का, इसका वैल्यू चाहिए। अगर ये दो वैल्यू आपके पास है तो आप इजीली जो टेंजेंट का लेंथ होगा उसे कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही चीज है। अब लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ कर्व कहने का मतलब है यहां से यहां तक का लेंथ। देखिए पॉइंट T1 से लेके, मतलब इस जो एरो मार्किंग कर रहा हूं ऐसा ऐसा कर्व के अलोंग, मतलब लेंथ ऑफ कर्व, ये कर्व का अपना लेंथ कितना है, ये जो एरो मार्किंग मैंने किया इसके अलोंग, तो उसे मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ कर्व। उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा टेक्निक यूज करेंगे, रेशियो वाला टेक्निक यूज करेंगे। क्यों? ये जो कर्व है ये एक सर्कल का ही तो हिस्सा है। देखिए कैसे निकाल लेता हूं। ये जो टेक्निक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सब टेक्निक बहुत बेसिक मैथमेटिक्स से निकल के आती है, तो आपको ध्यान रखनी है। तो लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, देखो बाबू लोग, ये आपका कर्व था, तो ये जो कर्व है ये किसी एक सर्कल का ही तो हिस्सा है। तो लेट्स सपोज यहां से यहां तक का लेंथ है L, जो कि आपको निकालना है। ठीक है, अब इस सर्कल को जरा कंप्लीट कर लो। यहाँ सर्कल थोड़ा अच्छे से ढंग से नहीं होगा, लेकिन मान लो कि सर्कल को कंप्लीट कर लिया, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है ना? तो यहाँ पे सेंटर है O। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसे बोल रहा हूं मैं डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा, और ये है आपका रेडियस R, ये भी आपका रेडियस R है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? L अपॉन डेल्टा, ठीक है, L अपॉन डेल्टा इक्वल टू, मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ, जो कर्व का लेंथ है, कर्व का लेंथ बाई डेल्टा, L बाई डेल्टा इक्वल टू पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई R बटा 360 डिग्री हो जाएगा, सर्कल पूरा घूम जाएगा। तो यहां से L का वैल्यू निकल जाएगा 2 पाई R बटा 360 इंटू डेल्टा। तो लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए आपको कौन सा वैल्यू चाहिए? केवल डिफ्लेक्शन एंगल का वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा बात? तो इस तरह से चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। और एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, बस ध्यान में रखना, रेडियस ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्व के बीच में रिलेशनशिप कुछ यूं निकल के आती है। ठीक है, रेडियस R और डिग्री ऑफ कर्व आपसे अगर पूछे व्हाट इज डिग्री ऑफ कर्व, 2 डिग्री कर्व, 3 डिग्री कर्व, कितना डिग्री ऑफ कर्व है, तो ऐसा कुछ सवाल पूछ दे, तो रेडियस ऑफ कर्व और इक्वल टू 720 अपॉन डिग्री ऑफ कर्व, ये रिलेशनशिप लॉजिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए, अब एक चीज होता है मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट क्या होता है? ये कर्व देखो, अपना मेन डायग्राम देखो। मिड ऑर्डिनेट कहने का मतलब है ये वाला डिस्टेंस, ये सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट, यहीं पे और कुछ कुछ बता ही देता हूँ जो भी आपका डिस्टेंसेस वगैरह है। अब ये जो V और C के बीच का जो डिस्टेंस है, ये V और C,
इसको बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस, एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है, एपेक्स डिस्टेंस। नाउ जो लॉन्ग कॉर्ड है, लॉन्ग कॉर्ड मैंने आपको बता ही रखा है, ये वाला जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है, इसको लॉन्ग कॉर्ड बोलते हैं, लॉन्ग कॉर्ड। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कॉर्ड का मतलब क्लियर नहीं होगा, तो आप पहले यहाँ पे देख लो, जो जो चीजें मैंने आपको बताई, 3 चीजें बताई, लॉन्ग कॉर्ड बताई है, ठीक है। लॉन्ग कॉर्ड मतलब T1 D और T2, ये लेंथ क्या हो गया, T1 D T2, ये जो स्ट्रेट लाइन लेंथ है इसी को लॉन्ग कॉर्ड हम कह रहे हैं। एक मैंने बताया मिड ऑर्डिनेट CD, एक मैंने बताया एपेक्स डिस्टेंस VC। इन तीनों का फॉर्मूला भी लिखेंगे, ठीक है, इन तीनों का फॉर्मूला भी लिखेंगे। अब वो मैं क्या समझा रहा था आपको, मैं बोल रहा था कि बहुत सारे बच्चों को कॉर्ड का आइडिया नहीं होता है ढंग से। तो देखो यार, कॉर्ड मतलब कुछ नहीं होती है दोस्त, ये कर्व वाला पोर्शन, इन्हीं 2 पॉइंट को अगर अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये हो गया कॉर्ड आपका, ये कॉर्ड, ये आपका कर्व वाला पोर्शन है। समझ में आ रहा है? और ऐसा माना जाता है बेसिकली कि अगर लेंथ बहुत कम है, लेंथ बहुत छोटा है, लेंथ कहने का मतलब है ये अगर लेंथ बहुत छोटा है, ठीक है, तो मतलब कर्व का लेंथ बहुत छोटा है, ठीक है, बेसिकली अगर मैं कह रहा हूं कि कर्व का लेंथ बहुत छोटा है, तो ऐसे केसेस में ये जो कॉर्ड है और ये जो कर्व के अलोंग का जो लेंथ है, ये दोनों इक्वल मान लिया जाता है, इन दोनों में ज्यादा लेंथ में डिफरेंस नहीं है फॉर ए स्मॉल लेंथ। मतलब जैसे पर चेन एज या फिर पर चेन कह लो, हर 30 मीटर में 40 मीटर में ज्यादा फर्क नहीं आती है, ये इस तरह के कर्व वाले पोर्शन में और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ में ज्यादा फर्क नहीं आती है। तो उन केसेस में ये दोनों लेंथ को सेम माना जाता है, ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है सेटिंग आउट ऑफ कर्व के अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये कर्व होता है, ये कॉर्ड होता है। अब एक चीज और, ये देख लो भाई, ये ऐसे, ठीक है, तो ऐसे, तो ये एंगल आपका एंगल सबटेंडेड, इस ये जो थीटा यहाँ पे एंगल जो भी होगा इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड या फिर एंगल सबटेंडेड बाई कर्व, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है मिड ऑर्डिनेट का वैल्यू, मिड ऑर्डिनेट। ये सब बड़ा सिंपल है, आप डायग्राम देखते चलिए। सी डी इक्वल टू मैं कैसा लिख सकता हूँ, मिड ऑर्डिनेट सी डी इक्वल टू, क्या मैं आर माइनस आर कॉस डेल्टा बाई 2 नहीं लिख सकता? तो यही हो गया ना सी डी का वैल्यू, तो इक्वल टू आर यहां से कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2, ठीक है। तो ये हो गई आपका सी डी की वैल्यू। इसी तरह से अब हम लिखेंगे एपेक्स डिस्टेंस, एपेक्स डिस्टेंस, एपेक्स डिस्टेंस माने VC। तो ये जो लिखा जाता है ये कैसे लिखेंगे, ये याद रखिएगा, R इंटू ब्रैकेट सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1, ये होती है इसकी फॉर्मूला VC की, एपेक्स डिस्टेंस की। नाउ लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड लिखिए, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड मतलब T1 D T2, तो ये क्या होगा, तो T1 D T2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, T1D प्लस DT2। अब यहां पे T1D इक्वल टू DT2, तो क्या मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूं कि 2 इंटू T1D सिंपली, तो इक्वल टू T1D का वैल्यू क्या था, R साइन डेल्टा बाई 2, तो 2R साइन डेल्टा बाई 2, यही हो गया लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड T1D T2 है, क्लियर है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला वगैरह। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डीप चलता हूं, मैं आपको चेनेज के बारे में बताता हूँ। हमें कुछ कुछ चेनेज चाहिए होती है ना, इस पर भी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
तो चेन एज के ऊपर हम थोड़ा आपको डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसे आपका व्यापम सब इंजीनियर में उतना डीप तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो, या फॉर्मूला पूछ ले तो क्या करोगे, इसलिए आपको जानकारी तो होना चाहिए। चेन एज, तो सबसे पहला चेन एज हमको बताना है T1 पॉइंट का, मतलब पॉइंट ऑफ कर्व का चेन एज बताओ भाई। पॉइंट ऑफ कर्व कैसे बताओगे? पॉइंट ऑफ कर्व का चेन एज कैसे बताओगे? हाँ, हमको चेन एज ऑफ V मालूम होगा। किसका V, किसका मालूम होगा? वर्टेक्स या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का चेन एज मालूम होगा, वहां से हमको पॉइंट ऑफ कर्व का चेन एज बतानी है। तो देखो यार, आपका ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कर्व T1, मतलब इधर से आपका कर्व चालू हुआ है ऐसा। तो आपका इसका चेन एज मालूम है, चेन एज इज नोन, ठीक है, इसका चेन एज मालूम है। तो V का चेन एज अगर मालूम है, तो चेन एज ऑफ T1 अगर बतानी है तो हम क्या करेंगे? तो चेन एज ऑफ T1 देखना सिंपल है, चेन एज ऑफ T1 इक्वल टू चेन एज ऑफ V, चेन एज ऑफ व्हाट, V इंटरसेक्शन पॉइंट, माइनस लेंथ ऑफ बैकवर्ड टेंजेंट, घटा देंगे। तो लेंथ ऑफ बैकवर्ड टेंजेंट कितना आपका, जो भी है VT1, इसको घटा देंगे, ठीक है। मतलब चेन एज ऑफ V, चेन एज ऑफ V माइनस कितना आया था आपका, R10 डेल्टा बाई 2। तो इस तरह से चेन एज ऑफ पॉइंट T1 निकल जाएगा। अब चेन एज ऑफ पॉइंट T2 बताओ भाई, यहाँ पे कहीं कहीं पे पॉइंट T2 है ना, ये आपका ये फॉरवर्ड टेंजेंट वाला, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2, इसका चेन एज बतानी है। तो क्या करोगे, T1 का चेन एज मिल गया, फिर इसमें लेंथ ऑफ कर्व को जोड़ देंगे, L को ऐड कर देंगे, तो हम T2 तक पहुंच जा रहे हैं। तो चेन एज ऑफ T1 प्लस L इज योर चेन एज ऑफ T2। क्लियर है? तो यहीं पे लिखता हूं बगल में ही, चेन एज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व अब जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप पहुंच जाएंगे कहां पे, T2 पे, जो कि होगा उसका चेन एज। तो ये दो चेन एज आपने निकाल लिया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं आप सभी से डिस्कस करता हूं, कर्व में ही इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ। यहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, या फिर फॉर्मूला वगैरह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ क्या होता है, पहले ये समझिए। पहले तो मैंने आपको बताया था, लेट्स सपोज दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, यहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते होते आप पॉइंट ऑफ कर्व पे पहुंचे, यहां से आपका कर्व चालू होगा, कर्व चालू होगा, ये कर्व चालू हो गया, यहाँ पे कर्व खत्म हो गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, फिर यहां से पॉइंट ऑफ एंड, ठीक है, एंड पॉइंट। तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ कर्व T1 पॉइंट, एंड दिस इज योर T2 पॉइंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और यहां से यहां तक के बीच का जो लेंथ है, इसको हम क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। क्लियर है? अब देखिए कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड लेंथ के बारे में मैंने आपको बता रखा था। जैसे ये छोटा सा एक ऐसा पोर्शन हम कंसिडर करते हैं, ये जो लेंथ है अलोंग दिस, ये कर्व के अलोंग, इसको बोलेंगे आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। और इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ अगर एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दूं, इसे बोलेंगे कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड लेंथ। अब देखिए जब आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, कर्व आपको जमीन पे बिछानी है, ओके, जमीन पे आपको कर्व बनानी है, तब सर्वे कर रहे हैं तो आप ये डिस्टेंस वगैरह नापते हुए आ रहे होंगे चेन की मदद से, चेन या टेप की मदद से। और चेन या टेप कितने का आता है, 20 मीटर या 30 मीटर का लेंथ का आता है। तो फॉर सिंगल चेन और टेप लेंथ, ठीक है, जैसे 20 मीटर चेन आप यूज कर रहे हैं या 30 मीटर यूज कर रहे हैं, तो एक सिंगल लेंथ ऑफ चेन के लिए, मतलब 30 मीटर लेंथ ऑफ चेन के लिए अगर हम देखें, तो ऐसे केसेस में आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ को इक्वल माना जाता है। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस सर्वे में आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, उसको इक्वल माना जाता है। मतलब आर्क लेंथ को भी स्ट्रेट ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ क्या होगा। मैं, ये पॉइंट ए है आपका, दिस इज योर पॉइंट बी, मैं पॉइंट ए से सर्वे करता हुआ आ रहा हूं। तो एक चेन मैंने बिछाया यहां से यहां तक, मान लो 20 मीटर या 30 मीटर जो भी चेन यूज कर रहा हूं, एक चेन लेंथ यहां मेजर कर लिया, फिर अगला वाला चेन यहां पे बिछाया,
फिर अगला बिछाया, तो इस तरह से 1 2 3, मतलब यहां तक मेरे को 30 मीटर का चेन है, तो यहां तक में मेरे को पता चल गया 90 मीटर है। फिर ये चौथा चेन बिछा दिया, यहाँ पर आ गई मान लो। फिर पांचवा चेन जो आपने बिछाया वो आ गया यहाँ पर, फिफ्थ वाला पांचवा चेन यहाँ पर आ गया, छठा फिर इधर, सातवां इधर, आठवां इधर, नौवां इधर, ऐसे चलते जा रहा है, ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है, ऐसे चलते जा रहा है। फिर लास्ट वाला चेन, आप यहां तक पहुंच गए, लास्ट वाला चेन बिछाया आपने तो यहां पर पहुंच गए, लेट्स सपोज। उसके बाद फिर आगे ऐसे 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 जा रहे हैं, यहां पे खत्म हो गई, लेट्स सपोज। तो ये वाले देखो, चेन का जो लेंथ होगा, चेन लेंथ, चेन लेंथ, लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये है 30 मीटर का, ठीक है, ये है 30 मीटर का। तो मुझे ये बताइए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये सारे ये सभी क्या कॉर्ड है, इसको हम बोलेंगे कॉर्ड, इन सभी को बोलेंगे कॉर्ड, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चेन बिछाते हुए चल रहे हैं, तो दीज आर दी कॉर्ड। तो ये सारे जितने भी कॉर्ड होंगे, जहां तक मैं लाल लाल करके बना रहा हूं कर्व के ऊपर देखो, ठीक है, यहां तक, ये सभी कॉर्ड का लेंथ क्या इक्वल होगा? और लेंथ ऑफ कॉर्ड इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं लेट्स सपोज सी से। तो ये कौन सा वाला सी होगा? ये C2 होगा, क्यों? पहला वाला सी तो यहां से कर्व के अंदर देखिए, T1 पॉइंट से लेके यहां तक में आपका पहला वाला सी है, C1 है। उसके बाद ये C2, C3, C4, C5, C6 है ना, कॉर्ड लेंथ C7, ऐसा चलता रहेगा। फिर ये लास्ट वाला कॉर्ड कहां से कहां तक है? यहां से लेके T2 पॉइंट के बीच में है, CN, CN। तो उससे पहले वाला कॉर्ड का क्या नाम होगा फिर? CN-1। तो क्या मैं यहां पे एक बात कह सकता हूं कि C2 से लेके C2 इक्वल टू C3 होगा, इसी तरह से ये बराबर होगी C4 का, डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा अप टू CN-1। ये सारे कॉर्ड लेंथ इक्वल होंगे, विच विल बी इक्वल टू चेन लेंथ, विच विल बी इक्वल टू चेन लेंथ। केवल लास्ट, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला C1 एंड CN, ये कॉर्ड लेंथ इक्वल नहीं होंगे, ये हमको हमें कैलकुलेट करनी है। क्यों इक्वल नहीं होंगे? क्यों? ये चेन लेंथ देखो, चेन लेंथ के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, और अधिकतम केसेस में नहीं होगा, क्योंकि आप सर्वे करते हुए आ रहे हैं। तो चेन, जैसे कि यहाँ पे आपका 30 मीटर पहले ही खत्म हो गया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां से फिर आपने चेन को बिछाया तो वो यहां पर आ गई। तो ये वाला पोर्शन, यहां से यहां तक छोटा वाला पोर्शन, ये कर्व थोड़ी ना, ये तो स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन है। कर्व शुरू हो रहा है T1 से, तो T1 से लेके यहां तक का लेंथ कितना है, वो होगा आपका फर्स्ट कॉर्ड लेंथ। तो ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको निकालने का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्या है? T1 का अगर आपको चेनेज मालूम है, इसका अगर हमको चेनेज मालूम है, इसका हमको चेनेज मालूम है, अब हम क्या करेंगे? जो हमारा चेन लेंथ है, लेट्स सपोज 20 मीटर का चेन लेंथ था या 30 मीटर का, जो भी चेन लेंथ था, ठीक है, तो हम चेन लेंथ का मल्टीपल निकालेंगे। चेन लेंथ का मल्टीपल कहने का मतलब है, जैसे 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 2, 2 गुना 1, 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6। तो 2 का मल्टीपल, उसी तरह 20 का मल्टीपल या 30 का मल्टीपल, हम मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल तब तक निकालेंगे जब तक कि जो चेनेज एट T1 है उससे जस्ट ग्रेटर वाला, जस्ट उससे ग्रेटर वाला मल्टीपल को निकालेंगे। समझो बात को, मैंने क्या किया, चेनेज एट T1 जो है उससे जस्ट ग्रेटर वाला मल्टीपल को हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो उससे जस्ट ग्रेटर वाला मल्टीपल को अगर हम मुझे पता लग जाएगा, तो वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, जस्ट ग्रेटर वाला मल्टीपल। इससे मैं क्या करूंगा, चेनेज ऑफ T1 को घटा दूंगा, तो मुझे ये जो कॉर्ड की लेंथ है, पहली वाली कॉर्ड की लेंथ C1, ये निकल जाएगी। इसी तरह से लास्ट कॉर्ड लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, चेनेज एट T2 से, ठीक है, चेनेज एट T2 से मैं घटाऊंगा क्या, T2 से जस्ट लेस वाला मल्टीपल जो होगा, T2 से जस्ट लेस वाला मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ, वो ये इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। T2 से चेनेज एट T2 का वैल्यू जो भी होगा, 1400 होगा या 1500 होगा, ठीक है, तो ये 1400 1500 जो भी वैल्यू है चेनेज एट T2 का, तो इसके करीब करीब का, इसके जस्ट लेस वाला मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ मैं फाइंड आउट करूंगा, तो ये वाला पॉइंट मेरे को मिलेगा। तो वो जो वैल्यू मिलेगी T2 से, उस वैल्यू को घटा दूंगा, तो मुझे लास्ट वाला कॉर्ड का लेंथ कितना है ये मालूम हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
तो इस तरह से हम कॉर्ड लेंथ निकालते हैं। तो बाकी बीच का तो C2 C3 ये सारे इक्वल होंगे चेन लेंथ के बराबर, और पहला और दूसरा इक्वल नहीं होगा, जो कि कैसे निकालना है मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो C1 फर्स्ट कॉर्ड लेंथ कैसे निकलेगा बाबू लोग? मल्टीपल ऑफ वन चेन लेंथ, एकदम साफ साफ लिख रहा हूं, वन चेन लेंथ just greater than chainage at T1 minus chainage at T1। ऐसा, इसको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, एग्जांपल, तो लेट की जो आप चेन यूज कर रहे हैं वो 20 मीटर का है, 20 मीटर चेन है, और जो चेनेज है आपका T1 पे उसका वैल्यू है 1452 ले लो, 1452। दिस इज योर चेनेज एट T1। अब आपको C1 का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट कॉर्ड लेंथ का वैल्यू। तो मल्टीपल ऑफ 20 मीटर चेन जस्ट ग्रेटर देन 1452 आपको ढूंढनी है, तो वो कितना होगी? तो जस्ट ग्रेटर वाला मल्टीपल कितना होगा? 1460 होगा, देखो, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1460 माइनस चेनेज एट T1। तो चेनेज एट T1 क्या था? 1452। तो घटा दिया तो कितना आ गया? 8 मीटर। तो फर्स्ट कॉर्ड लेंथ जो होगा वो 8 मीटर का होगा, और बाकी उसके बाद कॉर्ड लेंथ 2 20 मीटर की होगी, कॉर्ड लेंथ 3 अगेन 20 मीटर की होगी, इस तरह से। समझ में आ रहा? तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करके लास्ट कॉर्ड लेंथ भी निकालेंगे, लेकिन लास्ट कॉर्ड लेंथ को निकालते वक्त ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो हमने ये कंसिडर किया है, कौन सा? ये मल्टीपल ऑफ 20। ये किसका है? मल्टीपल ऑफ 20 ही है, मल्टीपल ऑफ 20, मतलब जो चेन लेंथ है 20 जस्ट ग्रेटर देन चेनेज एट T1, है ना। तो लेकिन लास्ट कॉर्ड लेंथ निकालते वक्त मल्टीपल ऑफ 20 जस्ट लेस देन चेनेज एट T1 को हमको पता लगानी है, ठीक है। और वो जो वैल्यू है उसे हम घटा देंगे चेनेज एट T2 से, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, मल्टीपल ऑफ 20 जस्ट लेस देन चेनेज एट T2, ठीक है। चलिए लास्ट कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं, CN का। लास्ट कॉर्ड लेंथ कितना होगा? चेनेज एट T2, चेनेज एट T2 चेनेज एट T2 कैसे निकालनी है मैंने आपको बता दिया था, माइनस मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ जस्ट लेस देन चेनेज एट T2 समझ में आ रहा? इस तरह से हम लास्ट कॉर्ड लेंथ निकाल लेंगे। तो यहां पर भी एग्जांपल आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका चेनेज एट T2 जो है, चेनेज एट T2 एग्जांपल ले रहे हैं तो सेम ले लेते हैं, कितना? 1452 आपका चेनेज एट T2 ही था, लेट्स सपोज। तो आपको अब निकालना है क्या? CN, लास्ट कॉर्ड लेंथ। तो ऐसे केसेस में अब चेन जो यूज करें 20 मीटर चेन है, 20 मीटर चेन, एग्जांपल समझा रहा हूं, है ना। 20 मीटर चेन, तो मल्टीपल ऑफ 20 जस्ट लेस देन 1452 क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 20 जस्ट लेस देन 1452, तो ये हो जाएगी आपकी, मैं अगर आपको बताऊं तो ये हो जाएगा आपका 1440। क्यों 1450 मल्टीपल होगा क्या? 1450 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो मल्टीपल नहीं होगा। तो मल्टीपल ऑफ 20 जस्ट लेस देन 1452 जो होगी उसकी वैल्यू होगी 1440। तो आप क्या करिए, अब CN निकालनी है आपको, तो 1452 से, जो कि चेनेज एट T2 है, इससे आप घटा दीजिए 1440 को, तो कितना आ गया बताइए? 12 मीटर, है ना, सिंपल। तो इस तरह से हम फर्स्ट कॉर्ड लेंथ एंड लास्ट कॉर्ड लेंथ की लेंथ को निकालेंगे।
तो ये लेंथ निकालने के बाद अब एक चीज आपसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड ये पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड इन कर्व लेंथ, मतलब ये जो कर्व लेंथ है कहां से कहां तक, T1 पॉइंट से लेके T2 पॉइंट के बीच जो कर्व लेंथ है इसमें टोटल कॉर्ड कितने थे। तो कैसे बताओगे, पहला एक तो C1 कॉर्ड है, दूसरा एक तो CN कॉर्ड है, ठीक है। ये दो लास्ट वाला कॉर्ड है, इसका लेंथ हमको मालूम है, इसका लेंथ हमको मालूम है। तो देखिए हमको टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड बतानी है, लेंथ ऑफ कर्व आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये लेंथ ऑफ कर्व आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहला कॉर्ड और ये दूसरा कॉर्ड, ये एक नंबर ये दो नंबर, ये दो कॉर्ड को हम पहले लेंथ ऑफ कर्व से घटा देंगे, मतलब लेंथ ऑफ कर्व माइनस C1 कॉर्ड लेंथ माइनस CN, पहला वाला कॉर्ड लेंथ और लास्ट वाला कॉर्ड लेंथ को घटा दिया और इससे हम डिवाइड कर देंगे चेन लेंथ को, चेन लेंथ को। तो ये डिवाइड कर देने से हमें ये क्या मालूम हो जाएगा, अब हमें यहां से लेके यहां तक के बीच में टोटल कितने कॉर्ड हैं, ये सभी कॉर्ड टोटल गिनती मालूम हो जाएगी, 10 हैं 15 हैं 20 हैं कितने हैं वो मालूम हो जाएगी, वो मालूम हो गए। इसमें फिर दो जोड़ देंगे, क्यों, हमने पहला और लास्ट वाला घटा दिया था, तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये आपसे कैलकुलेशन करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा एक छोटा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके कर्व के मोटा मोटी कॉन्सेप्ट, तो ये आपको ध्यान रखनी है और आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेटिंग आउट ऑफ कर्व वगैरह है वो सब टॉपिक कन्वेंशनल मेंस वाली टॉपिक है, वहां से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, वहां से एसएससी जेईई में भी क्वेश्चन नहीं बनता है, वो केवल कन्वेंशनल क्वेश्चन बनता है उधर से, तो आपका भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा जो कि हमने मोटा मोटी डिस्कशन कर लिया कर्व के ऊपर। अब देखिए एक चीज आपको बता रहा हूँ ट्रांजिशन कर्व के बारे में, सुनिएगा। देखिए ट्रांजिशन कर्व हम कब प्रोवाइड करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज ए सर्कुलर कर्व, तो इसका सर्कुलर कर्व का जो रेडियस है ये तो r है, ठीक है, इसका रेडियस तो आपको मालूम है, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, तो यहीं से r इसका रेडियस शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर है मान लो, तो ये भी रेडियस r ये भी रेडियस r। तो मान लीजिए आपका ये स्ट्रेट रोड था, तो क्या आप स्ट्रेट रोड से एकदम सीधा स्ट्रेट रोड से सीधा एकदम कर्व में चले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं जाते हैं, ऐसा जाने से सेंट्रीफ्यूगल जो जर्क है, ठीक है, जर्क वगैरह आपको ज्यादा महसूस होगा, ठीक है, इसलिए हम ऐसा नहीं जाते हैं, हम क्या करते हैं हम ग्रेजुअली जाते हैं। तो ग्रेजुअली जो जाते हैं वो प्रक्रिया में हम एक ट्रांजिशन कर्व बनाते हैं, यहाँ पे एक छोटा लेंथ का, इधर भी सर्कुलर कर्व में जाने के लिए और सर्कुलर कर्व से बाहर आके स्ट्रेट लाइन में आने के लिए हम जो लेंथ ऑफ कर्व प्रोवाइड करते हैं दैट इज योर ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो ट्रांजिशन कर्व का रेडियस लेट्स सपोज यहाँ पे ये आपका ट्रांजिशन कर्व है टीसी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका रेडियस होगा इंफिनिटी, r इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब ये बहुत बड़ा रेडियस होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सर्कुलर कर्व की तरफ मूव करेगी, इसकी जो रेडियस है ये डिजाइन रेडियस हो जाएगा जो भी आपका सर्कुलर कर्व का रेडियस है। तो ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसका रेडियस जो होता है वो वेरी करता है इंफिनिटी टू डिजाइन रेडियस r। समझ में आ रहा है, ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली, टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअली, है ना, टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ग्रेजुअली, टू अवॉइड जर्क, टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पैसेंजर, ये सारे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है ट्रांजिशन कर्व के जो कि हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड। हाईवे में आपने इसका पूरा डिजाइन किया होगा, और एक फॉर्मूला होती है जो आपको ध्यान रखनी है, शिफ्ट ऑफ द कर्व। ये शिफ्ट ऑफ द कर्व क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर अपॉन 24r, एल स्क्वायर अपॉन 24r, ठीक है, जहां पे एल क्या है लेंथ ऑफ कर्व, आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ कर्व हो गया, ठीक है, और आर क्या है रेडियस ऑफ कर्व, आर इज योर रेडियस ऑफ कर्व। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट यही फॉर्मूला को पूछते हैं, और या फिर इस पर शिफ्ट को आपको कैलकुलेट करवा लेंगे, एल का वैल्यू दे देंगे या फिर एल का वैल्यू नहीं देके डेल्टा का वैल्यू दे देंगे, डेल्टा का वैल्यू दे देंगे तो यहाँ से एल का वैल्यू निकल जाएगा और रेडियस ऑफ कर्व आपको देके रखेंगे पहले से ही, तो यहाँ से फिर आपको शिफ्ट निकालने के लिए बोलेंगे, 2 स्टेप कैलकुलेशन या फिर सिंगल स्टेप कैलकुलेशन,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्टार पॉइंट करके आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है इसको। प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। क्या होता है, एक टेबल होता है, आप सर्वे लैब अगर किए हैं कॉलेज में तो होंगे, जैसे फील्ड में गए, फील्ड में हम सबसे पहले ट्राइपॉड लगाते थे, ट्राइपॉड लगाने के बाद इसके ऊपर एक टेबल लगाते थे, ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक ड्राइंग सीट रखते थे, उसके बाद हमारे पास कुछ कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट होते थे, प्लस रेंजिंग रॉड वगैरह होता था। तो रेंजिंग रॉड, लेट्स सपोज मुझे इस पॉइंट का मेरे को मार्किंग करना है, ड्राइंग के ऊपर ड्राइंग करना है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये पॉइंट है ए, तो यहाँ पे मैंने रेंजिंग रॉड रखवाया। तो उसके बाद हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसे हम बोलते थे एलिडेड, एलिडेड। तो एलिडेड को यूज करके हम साइटिंग करते थे। क्या करते थे, साइटिंग, साइटिंग मतलब लेट्स सपोज ड्राइंग के ऊपर कहीं एक पॉइंट पे एलिडेट को फिक्स करते थे और एलिडेट को यूज करके साइटिंग करते थे, ये साइटिंग हमने किया। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ साइट हम एक पर्टिकुलर स्केल को यूज करके, स्केल ये मैप हमको बनानी है ड्राइंग शीट के ऊपर, तो एक स्केल हमारे पास हम मैप का चूज करके रखते थे, तो स्केल के अकॉर्डिंग जो भी लेंथ है वो हम यहाँ पे ड्राइंग शीट पे कट कर देते थे। तो ये हमें उसका मतलब इस पॉइंट से, जिस स्टेशन पे तुम खड़े हो, यहाँ से ए का डिस्टेंस मिल जाता था उसके डायरेक्शन में। और ये स्केल कैसे कट करते थे, एक्चुअल ग्राउंड पे लेंथ तो आपको मेजर करना ही होगा ना, तो इसके लिए हम चेन का उपयोग करते थे, ठीक है। प्लस और एक प्रोसेस होती है इसमें, सेंटरिंग, सेंटरिंग, सेंटरिंग करना। सेंटरिंग करना मतलब ड्राइंग शीट के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज ड्राइंग शीट के ऊपर ये पॉइंट है, तो इसको ग्राउंड के ऊपर एग्जैक्टली ट्रांसफर करना, ये ग्राउंड के ऊपर, या फिर ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसको ड्राइंग शीट के ऊपर एग्जैक्टली ट्रांसफर करना, इससे बोला जाता है सेंटरिंग, है ना। तो ये सेंटरिंग हम कैसे करते थे, यूजिंग प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम बॉब, ठीक है, प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम बॉब को यूज करके हम सेंटरिंग करते थे। तो ये हमारे पास एक डिवाइस हो गया, प्लम्बिंग फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम बॉब, प्लम बॉब। प्लस लेवलिंग भी करना होता है प्लेन टेबल को कि हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, इसके लिए हम लेवल का इस्तेमाल करते थे, स्प्रिट लेवल, स्प्रिट लेवल। प्लस प्लस इसका डायरेक्शन चेक करने के लिए कि प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन सही है कि नहीं, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन जो शब्द है इसका मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन सही है कि नहीं, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन प्लेन टेबल का सही है कि नहीं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेशन पे, इसका मतलब होता है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन को करेक्ट करना, अगर आपको आपसे कोई पूछे ओरिएंटेशन को करेक्ट करने का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन पे प्लेन टेबल का डायरेक्शन को करेक्ट करना, उसका ओरिएंटेशन करेक्ट करना, ठीक है। तो ओरिएंटेशन को चेक करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती थी जिसे हम बोलते हैं ट्रफ कंपास, ट्रफ कंपास, ठीक है, ट्रफ कंपास टू करेक्ट द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को करेक्ट एक मेथड के माध्यम से भी किया जा सकता है जिसे हम बोलते हैं बैक साइटिंग, बैक साइटिंग। बैक साइट एकदम जो लेवल मशीन में आप बैक साइट लेते हो ना, सेम उसी तरह का है ये बैक साइटिंग, ठीक है। हम प्रीवियस स्टेशन पे बैक साइट करते हैं प्लेन टेबल में भी, तो वही प्रोसेस होती है बैक साइटिंग। तो इसके मदद से हम प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन को करेक्ट कर पाते हैं। तो ये कुछ कुछ इक्विपमेंट डिवाइसेस हो गए प्लेन टेबल के अंदर, जैसे ये वाला तो रेंजिंग रॉड था, ये रेंजिंग रॉड था, ठीक है। तो कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से डिवाइस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, स्प्रिट लेवल, लेवलिंग करने के लिए बोर्ड का, प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम बॉब, सेंटरिंग करने के लिए बोर्ड का, ट्रफ कंपास प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन को सही करने के लिए, और एक मेथड है इसको यूज करके आप ओरिएंटेशन को सही कर सकते हैं, बैक साइट मेथड, ठीक है, बैक साइटिंग लेना। एलिडेड, एलिडेड का इस्तेमाल करते हैं साइटिंग के लिए। एलिडेड एक स्केल जैसा होता है इस तरह का, प्लस यहाँ पे एक ऐसा ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, आप विजुअलाइज करना, एलिडेड का फोटो गूगल पे देख लेना, इधर ओपनिंग में एक तार रहता है, यहाँ पे ओपनिंग में एक तार रहता है, ये आई होती है आई पीस, ठीक है, आई पीस, और ये ऑब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आई वेन ऑब्जेक्ट वेन, ऐसे। आई वेन पर, आई वेन की तरफ से आप देखोगे, ठीक है, आई वेन की तरफ से आप देखोगे, ऑब्जेक्ट वेन के थ्रू से, आई वेन की तरफ से देखोगे, ऑब्जेक्ट वेन के थ्रू से देखते देखते जहां पर रेंजिंग रॉड रखा है, इन तीनों को एक लाइन में लेके आना होता है, तो उसी प्रोसेस को हम साइटिंग बोलते हैं। आई पीस से हम देखेंगे या आई वेन से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव से पास करता हुआ हमारा साइट क्या है, आई 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 वेन, ऑब्जेक्टिव,
से पास करता हुआ रेंजिंग रॉड तक जाएगा। तो जब ये एक लाइन में आ जाएंगे तीनों, कौन सा, आई बेन, ऑब्जेक्टिव और रेंजिंग रॉड, तो साइटिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब साइटिंग कंप्लीट हो गया तो उसी में स्केल भी बनी रहती है एलईडेड में, उसी स्केल के अलाउ आप जो भी आपको लेंथ कट करना है ड्राइंग शीट पे कट कर दीजिए। यही होती है साइटिंग का मतलब, समझ में आ रहा है। तो अगर इन डायरेक्शन ऑफ सर्वे अगर आप साइटिंग कर रहे हैं तो फॉरवर्ड साइटिंग, अगर आप डायरेक्शन ऑफ सर्वे के उल्टा रिवर्स में कर रहे हैं तो बैक साइट ले रहे हैं। तो ये बैक साइट मेथड हम यूज करते हैं टू करेक्ट दी ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ कुछ बेसिक है, यहीं से क्वेश्चन पहले तो पूछ लेंगे इक्विपमेंट से। चेन का भी इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द एक्चुअल ग्राउंड लेंथ, है ना, इसमें चेन का भी इस्तेमाल होगा। ड्राइंग शीट का इस्तेमाल होता है, क्लिनोमीटर का यूज होगा, क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर का इस्तेमाल क्यों होगा, ग्राउंड का स्लोप को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होगा, स्लोप ऑफ ग्राउंड, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए कभी कभी क्लिनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ट्रफ कंपास तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, एलिडेट बता ही दिया, प्लम्बिंग फॉर्क बता ही दिया है, प्लेन टेबल बोर्ड हो गया, वो जो बेसिक चीज है, ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, मालूम होना चाहिए। तो ये आपका प्लेन टेबल में इक्विपमेंट जो यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल मेथड जो होता है हम ये ओपन ग्राउंड में करते हैं। ये छोटे ग्राउंड के लिए सुटेबल है, छोटे एरिया के लिए सुटेबल है, छोटे सर्वे के लिए सुटेबल है। बहुत बड़ा एरिया में आप सर्वे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह का ग्राफिकल मेथड है। कैसा मेथड है, टर्म यूज रखना, जो जो डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, रिवीजन सेशन है इसलिए इस तरह से डिस्कशन किया जा रहा है। ये एक तरह का प्लेन टेबल मेथड क्या था, एक तरह का ग्राफिकल मेथड होता है। प्लेन टेबल सर्वे जो होता है ये एक तरह का ग्राफिकल मेथड है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है जब आप सर्वे कर रहे हैं उस समय आपके पास फुल व्यू है, जिस एरिया का सर्वे कर रहे हैं वो आपको दिख भी रहा है और साइमल्टेनियसली आप उसका मैप भी बनाते चल रहे हो। मतलब रीडिंग एंड मतलब प्लॉटिंग, रीडिंग एंड प्लॉटिंग, मैप बनाना मतलब प्लॉटिंग, रीडिंग एंड प्लॉटिंग दोनों एक साथ किया जाता है इसमें साइमल्टेनियसली। इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल का मिस होने का चांस बहुत कम है प्लेन टेबल सर्वे के अंदर, समझ में आ रहा है। ऐसे नॉर्मल सर्वे में क्या करते हैं, पहले हम जाते हैं साइट पे, रीडिंग ले लेते हैं, रीडिंग लेके जाते हैं, फिर ऑफिस में बैठते हैं, फिर उसका मैप वगैरह प्लॉटिंग वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं प्लेन टेबल में, साथ ही साथ रीडिंग भी लेते चल रहे हो और ड्राइंग भी बनाते चल रहे हो, समझ में आ रहा है। प्लेन टेबल सर्वे आप ऐसे सीजन में नहीं कर सकते जब बरसात वगैरह ज्यादा हो रहा, क्यों, ड्राइंग सीट वगैरह भीग जाएगा सब कुछ, है ना। प्लस इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट को एक साथ कैरी करना पड़ता है, तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट बहुत ज्यादा है। ओके, तो प्लेन टेबल सर्वे इज बेसिकली ए ड्राई वेदर टाइप ऑफ सर्वे, मतलब ऐसा क्लाइमेट कंडीशन में आप करिए जहां पर बरसात नहीं हो रही है, ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए जो सुटेबल है सर्वे वो है प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। रेनी सीजन के लिए ये मेथड आपका बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे प्लेन टेबल सर्वे से रिलेटेड। अब मैं आपको इसमें बताता हूं मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे बेसिकली 4 मेथड है, रेडिएशन मेथड, ट्रेवर्सिंग मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, रिसेक्शन मेथड। कितने टाइप ऑफ मेथड है प्लेन टेबल सर्वे के, रेडिएशन मेथड, ट्रेवर्सिंग मेथड, इंटरसेक्शन मेथड और रिसेक्शन मेथड। लिख देता हूं, तो देखिए ये सारे मेथड है, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग, रिसेक्शन। अब रेडिएशन में होता क्या है, मैं आपको सिंपल अगर बताऊं, ये मान लीजिए आपका प्लेन टेबल का बोर्ड है जिसके ऊपर ड्राइंग शीट है और ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब ये आपका प्लेन टेबल है, दिस इज प्लेन टेबल एंड दिस इज योर ग्राउंड, और इस ग्राउंड में आपने प्लेन टेबल को फिट कर रखा है। अब जिस पर्टिकुलर स्टेशन पे फिट कर रखा है, लेट्स सपोज वो पर्टिकुलर स्टेशन इस ड्राइंग शीट पे यहाँ पे मार्क्ड है एंड दिस इज योर स्मॉल ए, लेट्स सपोज। अब यहाँ पे कोई स्टेशन है बी ग्राउंड के ऊपर, इधर कोई स्टेशन है सी, इधर कोई स्टेशन है डी, इधर कोई स्टेशन है ई ग्राउंड के ऊपर। तो अब रेडिएशन मेथड में हम क्या करेंगे ना, हमको जैसे मैप बनानी है तो हम सबसे पहले तो एक ही पर्टिकुलर स्टेशन से, स्टेशन को अब हमको चेंज नहीं करना है, इसी पर्टिकुलर स्टेशन से सी पे सबसे पहले रेंजिंग रॉड रखवा देंगे। लेट्स सपोज सी पे रेंजिंग रॉड को रखवाया और एलिडेट की मदद से सी को साइट किया, और जो भी हमने इस मैप को बनाने के लिए जो भी स्केल चूज कर रखा था उस स्केल के अकॉर्डिंग एक लेंथ को हमने कट कर लिया। उसी तरह से आप डी पे आप करवाइए, एलिडेट को पॉइंट ए पे पाइवोट करके डी को साइट करके
लाइन ऑफ एक्शन कट कर दीजिए, फिर ऐसे यू बी की तरफ, ये कट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राउंड पे ये सारे डिस्टेंसेस को मेजर भी कर लेंगे। किसको, ग्राउंड के ऊपर ये डिस्टेंसेस को मेजर कर लेंगे चेन के माध्यम से। मतलब इस पॉइंट ए से लेके, स्मॉल ए से लेके ई तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल ए से लेके सी स्टेशन तक का डिस्टेंस क्या है, तभी तो आप कट कर पाएंगे। इनको करने के बाद ये जितने भी पॉइंट्स आए इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, बन गया ग्राउंड का मैप। तो एक ही पर्टिकुलर स्टेशन से हम रेडियल लाइंस, देखो ये रेडियल लाइन है, इसको ड्रॉ करते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम है रेडिएशन टेक्निक। समझ में आ रहा है, इस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें देखो स्टेशन चेंज करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, एक ही स्टेशन से चीजें हो जा रही हैं। तो स्टेशन चेंज करने की चूंकि जरूरत नहीं पड़ रही है, तो प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन सही करने का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। तो ओरिएंटेशन का किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता इसमें, नो ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, नो ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। ओरिएंटेशन मतलब हमने बोला था प्लेन टेबल का डायरेक्शन को सही करना, तो किसी भी तरह का ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों, यहाँ पे स्टेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, सर्वे स्टेशन एक ही है और एक ही सर्वे स्टेशन से पूरे एरिया का हम सर्वे कर ले रहे हैं। तो ये है आपका रेडिएशन टेक्निक। समझ में आई। अब आपको यहीं से एक बात और समझ आ जानी चाहिए। देखिए चीजें बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो टिक लगा दो। देखो ग्राउंड पे अगर कोई लाइन है, जैसे ये डीसी, ये कैपिटल डी और कैपिटल सी वाला पॉइंट ग्राउंड के ऊपर है, और यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर ये स्मॉल डी और स्मॉल सी लिखूंगा इन पॉइंट को, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है? सिमिलरली ग्राउंड पे ये जो सीबी लाइन है, क्या ये स्मॉल सीबी लाइन से पैरेलल है? एकदम पैरेलल होना चाहिए। तो इसलिए प्लेन टेबल में क्या होता है, जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं, वो जो भी लाइन हम बनाते हैं, वो लाइन ग्राउंड पे जो लाइन मौजूद है उसके पैरेलल होता है हमेशा। कोई भी लाइन अगर ये चीज है तो आपका डायरेक्शन ऑफ प्लेन टेबल इज करेक्ट किसी भी स्टेशन पे। इसी चीज को हमको चेक करना होता है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए दी प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल अगर आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल क्या है प्लेन टेबल का, तो पैरेललिज्म, पैरेललिज्म ये है, ये शब्द है प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल। ध्यान रहेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। क्यों, कैसे, इमेज आपको बन गया। मैंने बोल दिया एक चीज, ड्राइंग शीट के ऊपर जो भी लाइन है, ग्राउंड के ऊपर जो भी लाइन है, वो पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के। ये चीज को हम मेंटेन करने का कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन मेथड मैंने आपको समझाया, ये मेथड आप कब यूज करोगे प्लेन टेबल सर्वे में? तब यूज करेंगे जब आपके पास एक एरिया जिसको सर्वे करना है वो एरिया स्मॉल हो, छोटा हो, प्लस इस एरिया में जितने भी स्टेशन का सर्वे करना है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे स्टेशन किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन से एकदम क्लियरली विजिबल हो और एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे लेंथ का भी मेजरमेंट कर रहे हैं ना, यहां से यहां तक चेन बिछाएंगे, यहां से यहां तक चेन बिछाएंगे, तो विजिबिलिटी भी क्लियर होना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी भी होना चाहिए। तो क्लियर विजिबिलिटी, दो बातें, विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ये भी होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी। तो ऐसा कोई एरिया है और वहां पर आप प्लेन टेबल सर्वे बाय यूजिंग रेडिएशन मेथड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर रेडिएशन टेक्निक। अब बात किया जाए इंटरसेक्शन टेक्निक के ऊपर। ये देखो इंटरसेक्शन मेथड, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेथड हम करते क्यों हैं। यही चीज आपको सवाल में एग्जाम में पूछेगा। ये मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है। अब नदी है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है ए, अब इधर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है बी जिसका सर्वे करना है, मतलब जो भी आपका प्लेन टेबल है उसमें इस पॉइंट को बनानी है, लेकिन बीच में कोई रिवर है तो ये इनएक्सेसिबल हो गया। आप इधर ये लेंथ मेजर नहीं कर पाओगे या जा नहीं पाओगे, इनएक्सेसिबल हो गया। एक तो ये चीज हो सकता है, या फिर दूसरा ये हो सकता है जब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है वो काफी बड़ा है, ठीक है। जब किसी टू पॉइंट के बीच, दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट ऐसा हो कि इनएक्सेसिबल हो, या ये दोनों लार्ज डिस्टेंस पे लोकेटेड हो, लार्ज डिस्टेंस पे लोकेटेड हो, तो ऐसे केसेस में हम इंटरसेक्शन मेथड का उपयोग करके जो अपना ड्राइंग शीट है उस पर उस इनएक्सेसिबल स्टेशन का, वो यहां पे क्या है, पॉइंट बी, उसका हम मार्किंग करते हैं।
अब वो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम पॉइंट ए पे अपना प्लेन टेबल फिट करेंगे। पॉइंट ए पे फिट किया, पॉइंट ए पे फिट करने के बाद सेंटरिंग करने के बाद यहाँ पे मान लो ये ग्राउंड का मतलब प्लेन टेबल पे ये पॉइंट ए है, ठीक है, दिस इज योर पॉइंट ए ऑन प्लेन टेबल बोर्ड, ठीक है। अब हम साइटिंग करेंगे पॉइंट बी को, मतलब पॉइंट बी पे हम रेंजिंग रॉड रखवा के एलिरेट के माध्यम से साइटिंग करेंगे और लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ऑफ एक्शन ए से बी की ओर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ए के तरफ ही यहां नजदीक में कोई एक पॉइंट सी सेलेक्ट करेंगे और यहां पे सी सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहां पे रेंजिंग रॉड को रखवाने के बाद ये लाइन ऑफ एक्शन भी ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम पूरा प्लेन टेबल के सेटअप को स्टेशन सी पे लेके आ जाएंगे। सी पे लेके आने के बाद हम क्या करेंगे, देखना, सबसे पहले तो हमको सेंटरिंग करना है। सेंटरिंग करेंगे, मतलब सेंटरिंग करने का क्या मतलब होता है, ये वाला लाइन किधर से आ गई, इसको मिटा देता हूं, ये रेंजिंग रॉड था। एक मिनट, सेंटरिंग करने का क्या मतलब है, हम स्टेशन सी के ऊपर रख रहे हैं ना प्लेन टेबल को, तो स्टेशन सी के ऊपर अगर हम प्लेन टेबल को रख रहे हैं तो हम कुछ यू रखेंगे। लेट्स सपोज स्टेशन सी आपका यहां पर है, तो स्टेशन सी पे जो हम रख रहे हैं, तो ड्राइंग पे स्टेशन सी और ग्राउंड का जो स्टेशन सी है वो दोनों एक ही लाइन में होगा। प्लम्बिंग फॉर के माध्यम से हम सेंटरिंग कर लेंगे। तो आपको मालूम है यहाँ पर कहीं पर ए स्टेशन है, ए मार्किंग किया होगा सीट के ऊपर, और ये वाली लाइन ऑफ एक्शन आपके पास पहले से मौजूद है क्योंकि ये आपने स्टेशन ए से ड्रॉ कर लिया था। अब हमको क्या करना है, एलिडेट हम पॉइंट सी पे पाइवोट करेंगे और बी पे अगेन साइट करेंगे, फिर हमको ये वाला लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगा। ये वाला लाइन ऑफ एक्शन मिल गया। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन मिल रही है जहां पे ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है, यही वो पॉइंट जो ग्राउंड पे जो पॉइंट कैपिटल बी है ड्राइंग शीट के ऊपर, यही वो पॉइंट स्मॉल बी है। यही चीज होती है इंटरसेक्शन मेथड। इस तरह से हम जो इनएक्सेसिबल स्टेशन है उसको लोकेट करते हैं सीट के ऊपर। समझ में आ रहा है? और ये जो लाइन है ए और सी के बीच में जो हमने एक इंपॉर्टेंट लाइन हमने ड्रॉ किया, इसको भी मेजर किया जाता है, इसको हम बेस लाइन कहेंगे। ये है आपका बेस लाइन। समझ गए चीजों को? तो इस तरह से जो स्टेशन है उसको मार्क किया जाता है। और ये कब करते हैं, तब करते हैं दिस इज सुटेबल व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज वेरी लार्ज। तो ऐसे केसेस में उस स्टेशन को सीट के ऊपर लाने के लिए इंटरसेक्शन टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है। ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग मतलब बड़ा सिंपल है। ट्रेवर्सिंग आपको मालूम है, हम यहाँ पे ट्रेवर्सिंग कैसे करेंगे, मतलब ट्रेवर्सिंग मतलब किसी भी नैरो ओपन एरिया में किया जाता है। फोर साइड, फिर बैक साइड, फोर साइड बैक साइड, फोर साइड बैक साइड का कॉम्बिनेशन होता है ट्रेवर्सिंग, ठीक है। तो ट्रेवर्सिंग जनरली कब सुटेबल होता है, प्लेन टेबल को यूज करके ट्रेवर्सिंग करोगे तो रोडवेज या रेलवेज, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड का अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो वहां पे हमको ट्रेवर्सिंग मेथड यूजफुल होती है। और ट्रेवर्सिंग करते वक्त ये जो मैंने आपको दो टेक्निक बताया, रेडिएशन और इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग करते वक्त हम इनका यूज कर लेते हैं टू प्लॉट दी एडिशनल डिटेल्स। समझ में आ रहा है? हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, मेन मेथड मेरा क्या है, ट्रेवर्सिंग, लेकिन ट्रेवर्सिंग करते वक्त अगर हमको लगी मतलब ट्रेवर्सिंग करते वक्त रेडिएशन और इंटरसेक्शन टेक्निक का हम यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्लेन टेबल सर्वे का अगर मेन मेथड कोई बहुत बड़ा मेथड है और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो वो मुख्य मेथड है ट्रेवर्सिंग, ठीक है। हम बेसिकली ट्रेवर्स ही करते हैं, ट्रेवर्स करते हुए चलते हैं और रेडिएशन और इंटरसेक्शन टेक्निक को यूज करते हुए जो नियर बाई डिटेल्स है उन डिटेल्स को सीट के ऊपर प्लॉट करते हुए चलते हैं। समझ में आया? तो आपसे मेन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे अगर कोई पूछे तो आप टिक लगाना ऑब्वियसली ट्रेवर्सिंग के ऊपर, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। ये आपका कंपास या थेडोलाइट ट्रेवर्स नहीं होता है, उसी जैसा ही था और उससे कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। ये जो मेथड है ट्रेवर्सिंग, मैं आपको थोड़ा बता दूं, ट्रेवर्सिंग मेथड इट इज सुटेबल फॉर नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, व्हेन नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ एरिया आप ऐसे कह लीजिए। जैसे कि अगर आप सर्वे कर रहे हैं रेलवेज का, रेलवे का सेंटर लाइन मार्क करना है, उसका प्लॉटिंग करना है, या रोडवे का, तो फिर ऐसे कंडीशंस में ट्रेवर्सिंग इज सुटेबल। समझ में आ रहा है? अब फोर्थ जो आपको मेथड दिख रहा है, रिसेक्शन। रिसेक्शन मेथड बेसिकली क्या है, दिस इज ए बेसिकली मेथड ऑफ करेक्टिंग ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल, करेक्टिंग ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल।
ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल, ठीक है। दिस इज बेसिकली मेथड ऑफ करेक्टिंग ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। अब इसके अंदर दो मेथड आते हैं, आपको बस वो ध्यान रखना है। दो मेथड क्या, बेसिकली हम तीन तरीके से प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बाय ड्राइंग बैकरेस, या फिर हमारे पास एक मेथड आती है 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड, ठीक है। या फिर हमारे पास एक मेथड आती है 3 पॉइंट प्रॉब्लम। आपसे यही नाम पूछेंगे, ठीक है, तो नाम आप ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अब ये जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, इसमें एक ट्रायंगल ऑफ एरर बन जाती है, ठीक है, एक ट्रायंगल बनती है जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ एरर। इसी ट्रायंगल ऑफ एरर को अगर हम छोटा करते हुए चलेंगे ना और इसको एक पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करेक्ट हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछेंगे ट्रायंगल ऑफ एरर किस सॉल्यूशन में बनता है, 2 पॉइंट में या 3 पॉइंट में, तो 3 पॉइंट में बनता है ट्रायंगल ऑफ एरर। देखो ये तो रिवीजन क्लास है, हम बहुत डिटेल में तो जा नहीं रहे है ना, तो मैं चीजें वैसे ही बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम ओरिएंटेड। तो ये सारे फैक्ट, क्योंकि पढ़ाने वाला उद्देश्य तो यहाँ पे मेरा वो नहीं है ना कि आपको प्लेन टेबल पढ़ाने बैठा दो। पढ़ाने का तो हमने पढ़ाया हुआ है, इसको 4 घंटा में पढ़ाया हुआ है प्लेन टेबल को, सिर्फ एक एक मेथड को एक एक घंटे में अच्छे से एकदम सर्वे करके दिखाया हुआ है ना। तो यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें एग्जाम में आपसे पूछेंगे उस पर प्रभाव डालना, उस पर रोशनी डालना, उस पर जोर डालना, तो वो यही सब बातें हैं, है ना। तो ट्रायंगल ऑफ एरर। अब यहाँ पे एक रूल भी आती है, लेहमैन्स रूल। लेहमैन्स रूल, इसका भी उपयोग किया जाता है 3 पॉइंट सॉल्यूशन मेथड में। तो अब लेहमैन्स रूल क्या है, ये ईएस तक में भी नहीं पूछा है आज तक, इंजीनियरिंग सर्विस में, आईएएस में, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन हाँ ये पूछा है लेहमैन्स रूल कहाँ आती है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में आती है, ठीक है। तो बस इसी के साथ आपका प्लेन टेबल सर्वे खत्म हो गया। ये सारे कुछ कुछ बेसिक बातें थी और मेथड के बारे में बताया। रिसेक्शन आपको हमेशा ध्यान रखना है, रिसेक्शन क्या है, एक तरह का करेक्टिंग ओरिएंटेशन को करेक्ट करने का मेथड है। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन ऑफ प्लेन टेबल को करेक्ट करने का मेथड है। अब ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम तभी आएगी जब प्लेन टेबल सर्वे में एक से अधिक स्टेशन इन्वॉल्व होगा। तो देखो रेडिएशन वाला जो मेथड था पहला वाला, उसी मेथड में केवल एक ही स्टेशन से आप सारा का सारा रीडिंग ले रहे थे, तो रेडिएशन मेथड में ओरिएंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब उसके बाद जितने भी मेथड है आपके, कौन से, ट्रेवर्सिंग में देख लो या फिर इंटरसेक्शन मेथड में देख लो, सब में मोर देन वन स्टेशन इन्वॉल्व है, तो वहां पे ओरिएंटेशन को सही करना पड़ता है। When more than one station involved in plane table survey, then orientation problem comes और हमें उसे सही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, रेडिएशन मेथड में किसी भी तरह का ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं, मुझे जाना है फिर से, चूंकि मैंने बोला था हमारा तबीयत वगैरह थोड़ा ठीक है, ठीक नहीं है, तो मेडिकल चेकअप के लिए लेके जानी है। तो अभी टाइम हो गया है, मेरे को निकलना होगा, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब निश्चिंत रहे, मैं तबीयत थोड़ा ढंग से ठीक हो गया हूँ, है ना, तो अब हम कंटिन्यू कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और अभी तो डेट भी तो पता नहीं चल रहा है यार एमपी सब इंजीनियर का कब होगा नहीं होगा, देखिए 6 तारीख को होता है कि नहीं। चलिए ऑल